श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो एप्लीकेशन हमने देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे जो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उन पर अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करें तो किस तरह से हमें उस वेव फंक्शन से कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। ये चीज हम स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अगर हम सेपरेट कर दें सिंपलर इक्वेशंस में, अगर हम उसको कन्वर्ट कर दें पोलर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है ना, तो चाहे वो आर वेरिएबल हो या हमारे पास में थीटा वेरिएबल हो या हमारे पास में फाई वेरिएबल हो, तो हमें जो इक्वेशन मिलता है वो कुछ इस तरह का इक्वेशन मिलता है, ठीक है ना। और इसमें जो साई है, साई वेव फंक्शन है आर का, थीटा का और फाई का, और यहां ये जो लैप्लेशियन जो ऑपरेटर है उसकी वैल्यू हम आर के विथ रेस्पेक्ट टू, थीटा के विथ रेस्पेक्ट टू, और जो फाई है उस फाई के रेस्पेक्टिव टू अगर हम देखें तो कुछ इस तरह की ये वैल्यू हमारे पास में आती है। और हाइड्रोजन जैसे जितने भी आयंस हमारे पास में हैं, अगर हम उनके लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसके लिए जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे आयंस हैं उनके लिए जो वेव इक्वेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, अगर हम उसको इंडिविजुअली और क्या करें आर के, थीटा के और फाई के रेस्पेक्टिव अगर हम उसको सॉल्व करें तो हम देखते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो तीन पार्ट से मिलकर के हमें मिलती है कि साई की जो वैल्यू है वो आर पे, थीटा पे और फाई पे डिपेंड करती है। और कुछ इस तरह का हमारे पास में ये तीन जो पार्ट्स हैं वो हमारे पास में आते हैं, जिसमें से दो पार्ट ऐसे हैं जो एंगुलर प्रोबेबिलिटी को बताएंगे या एंगुलर पार्ट को बताएंगे, और एक पार्ट ऐसा है जो रेडियल पार्ट को बताएगा, जिसको हम आगे अभी सॉल्व करेंगे। और साथ में हमने ये किस तरह से कन्वर्ट की है उसके लिए यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हमने लिखा था कि x को हम किस तरह से जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है उसको पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, y को और z को किस तरह से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, ये जो हमारे पास में इक्वेशन है साई is a function of r, theta and phi equals to capital R, small r, और जो थीटा है कैपिटल टी थीटा के रिस्पेक्ट, और अगर हम फाई कैपिटल फाई और फाई के रिस्पेक्ट, तो जो हमारे पास में इंडिविजुअल इक्वेशंस आएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर और टी थीटा और एफ फाई के अकॉर्डिंग, तो इसको हम इस पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं और हमारे पास में ये वैल्यूज कुछ आती है कि हम ये अगर हम देखें कि कैपिटल एफ फाई वेव फंक्शन हमें इस तरह से मिलता है, जो टी थीटा वेव फंक्शन है वो हमें इस तरह से मिलता है, और आप यहाँ पर देख भी रहे हो कि जो कैपिटल एफ फाई वेव फंक्शन है वो m पर डिपेंड करता है। जो हमने क्वांटम नंबर्स देखे, क्वांटम नंबर्स में तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उस पर ये डिपेंड करेगा, और m की वैल्यू जिस भी तरीके से 0 +1 -1 या +2 -2 +3 -3 इस तरह से होगी, तो ये जो वैल्यू है वो f फाई की ये कुछ इस तरह से हमें इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर मिलती है। ये fm इसलिए लिखा है क्योंकि जो f जो हमारे पास में वेव फंक्शन है कैपिटल F, वो क्या है, क्योंकि जो कैपिटल वैल्यूज हैं वो तो क्या बताती हैं, वेव फंक्शन बताती हैं, और जो स्मॉल वैल्यूज हैं जो अंदर ब्रैकेट में लिखी हुई हैं वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो m हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये m पे डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर हम थीटा को देखें, टी थीटा को, तो ये जो टी वेव फंक्शन है जिसका वेरिएबल थीटा है, ये l और m एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पर डिपेंड करता है, और इसकी वैल्यू अगर हम अलग अलग वैल्यूज में इसको सॉल्व करके जब देखते हैं तो ये कुछ वैल्यूज हमारे पास में आ रही हैं। तो ये टी एल एम इसलिए क्योंकि ये एल और एम की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो ये इक्वेशन हमारे पास में आती है। साथ में जो हमारा एक और वेव फंक्शन है कैपिटल आर स्मॉल आर वेव फंक्शन,
के लिए जो अलग अलग वैल्यूज हैं n के लिए और l के लिए, इनको जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह की वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो ये जो तीन कंपोनेंट्स हमें मिले हैं, चाहे वो कैपिटल F फाई हो या कैपिटल T थीटा हो या हमारे पास में कैपिटल R स्मॉल r हो, ये इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं, जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि जो दो कंपोनेंट्स हैं वो तो एंगुलर पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो एक पार्ट है वो रेडियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो टोटल वेव फंक्शन हमारे पास में आता है वो कुछ इस तरीके का आता है। मैं यही लिख देता हूं कि ये जो वेव फंक्शन है जो कि n पर, l पर और m पर, इन तीनों वैल्यूज पर डिपेंड करता है, और ये r का, थीटा का और फाई का, तो एक वैल्यू तो आती है इसकी RNL जो इस पर डिपेंड करती है, जो अब भी हमने जिसकी वैल्यूज या ये वाली वैल्यूज जो देख पा रहे हो, ठीक है ना। और साथ में YLM थीटा और ये फाई पे डिपेंड करता है। तो ये जो पार्ट है ये तो है रेडियल पार्ट, वेव फंक्शन, और ये जो है ये है एंगुलर पार्ट। और ये जो ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन हमारे पास में जो आया है, ये दो वेव फंक्शन से बना हुआ है, एक आपका रेडियल और एक आपका एंगुलर वेव फंक्शन। ये जो वैल्यू है ये एंगुलर वेव पार्ट है, जो हमारे पास में कैपिटल F फाई वेव फंक्शन और कैपिटल T थीटा वेव फंक्शन से आता है। इसको हम एक साथ लिखते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं इस एंगुलर पार्ट को, ठीक है ना। और ये हमारे पास में रेडियल पार्ट है जो हमारे पास में ये कैपिटल R स्मॉल r वेव फंक्शन से आता है। ये जो वैल्यूज हमारे पास में आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का हमें जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है वो मिलता है। अब जो रेडियल वेव फंक्शन है, ये जो वैल्यू है, ये रेडियल वेव फंक्शन, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर। डिस्टेंस मतलब जो स्मॉल r है, ये अगर हमारे पास में न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ अगर ये हम इलेक्ट्रॉन यहां माने, तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे r, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है r पे। और जो एंगुलर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन पर और जो एंगल है उस पर। क्योंकि देखिए ये डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, ये डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, ये यहाँ पे भी हो सकता है। किसी भी डायरेक्शन में ये अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और साथ में ये कितने एंगल पर प्रेजेंट है, तो ये दो वैल्यूज हमें बताता है। एक वैल्यू बताता है जो डायरेक्शन को लेकर के है और एक वैल्यू बताता है कि किस एंगल पर है, ठीक है ना। डिफरेंट एक्सेस पर, मतलब एक्स एक्सिस पर भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस पर भी हो सकता है और जेड एक्सिस पर। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट वेव फंक्शन है ये क्या बताता है आपको, ये बताता है आपको ऑर्बिटल। ये रिप्रेजेंट करता है कि ऑर्बिटल क्या है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वेव फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है या वेव फंक्शन जो है वो क्या बताता है, तो कंप्लीट वेव फंक्शन आपको किसी ऑर्बिटल के बारे में बताता है और दो पार्ट से मिलकर के बनाता है, रेडियल और एंगुलर पार्ट। जो रेडियल पार्ट है वो इसके साइज को बताएगा, क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि ये r पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। और r क्या बताएगा, r साइज बताएगा। अगर ये r की वैल्यू यहां पर होगी तो इसका साइज बढ़ जाएगा, r की वैल्यू यहां पर होगी तो इसका साइज और बढ़ जाएगा। और जो एंगुलर पार्ट है वो क्या बताएगा, वो ये वाला जो एंगुलर पार्ट है वो इसके शेप को बताता है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है वो बताएगा इसके साइज को, और ये एंगुलर पार्ट जो है वो बताता है इसकी शेप को, ठीक है। ये जैसे जैसे अभी हम थोड़ा और आगे चलेंगे आप लोगों को ये चीज और क्लियर होती जाएगी कि किस तरह से ये शेप्स जो ऑर्बिटल्स हैं उनके शेप्स आ रहे हैं और किस तरह से उसके साइजेस
कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे। और हाइड्रोजन के जैसे वेव फंक्शंस को अगर हम देखें तो ये जो NLM के लिए जो अलग-अलग वैल्यूज हैं, वो आपको इस तरह की कुछ देखने को मिलती है। ठीक है ना? अब ये जो टेबल है, इस टेबल में आप एक चीज गौर करो कि जो वेव फंक्शन है s ऑर्बिटल के लिए, अब s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जो स्मॉल l है उसकी वैल्यू जहां जहां जीरो है, ये जीरो, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर जीरो है, इस तरह से यहां आप देख रहे हो कि यहां पर जीरो है और यहां पर जीरो है। सॉरी, ये तीन जगह हमें ये जीरो मिल रहा है, मतलब कि ये s के लिए है, s ऑर्बिटल के लिए है। तो s ऑर्बिटल के लिए जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? r पे डिपेंड कर रही है। यहां पर जो थीटा और फाई है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम यहां पर l की वैल्यू 1 ले लें या 2 ले लें, तो वहां पर आप देखोगे कि इस r के अलावा यहां पर थीटा और जो फाई है वो वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है ना? तो इस टेबल से हमें ये मालूम चलता है कि वेव फंक्शन s ऑर्बिटल के लिए जो है वो एंगल के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वहां पर एंगल से कोई मतलब नहीं है, एंगुलर पार्ट से कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो एंगुलर पार्ट है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो s के लिए जो वेव फंक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ ये जो रेडियल पार्ट से है, ये रेडियल पार्ट से आएगा। और क्योंकि ये साइज को रिप्रेजेंट करता है तो ये सिर्फ और सिर्फ कैसे होते हैं? स्फेरिकल शेप के होते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, एल की वैल्यू अगर जीरो के अलावा किसी कुछ और होती है तो वो p ऑर्बिटल भी हो सकता है, d भी हो सकता है, f भी हो सकता है। तो इन सब के लिए एंगुलर और जो रेडियल दोनों पार्ट आपको यहां देखने को मिलेंगे। तो आप यहां पर आप देखोगे कि ये रेडियल पार्ट है, ये एंगुलर पार्ट है, इस तरह से ये रेडियल पार्ट है, ये एंगुलर पार्ट है, मतलब थीटा और फाई की जो वैल्यू है वो आपको यहां पर सभी में दिखाई देगी, जहां पर भी एल की वैल्यू, स्मॉल एल की वैल्यू जीरो से अलग है या जीरो के अलावा है। ठीक है? जो ये बताता है कि इसमें डायरेक्शनल डिपेंडेंस होती है। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप स्फीयर की बात करें तो स्फीयर जो है इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो कहीं पर भी मिल सकता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा? चारों तरफ समान एक जैसी स्थिति है, तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन अगर आप इसी को p ऑर्बिटल में अगर आप देखें तो p ऑर्बिटल आप इस तरह से पढ़ते हो कि वो इस तरह का डंबल शेप्ड होता है और यहां पर डायरेक्शन मैटर करती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां नहीं मिल सकता, इस जगह नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि वो इस तरीके से जो ये जो शेप अब हमारे पास में आ रहा है, इस शेप में ही वो अवेलेबल होगा। तो यहां डायरेक्शन मैटर करता है, जबकि स्फेरिकल में डायरेक्शन मैटर नहीं करता। इसीलिए ये सिर्फ रेडियल पार्ट पर डिपेंड करता है और ये एंगुलर और रेडियल दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है? सो आई होप आप लोगों को ये चीज यहां पर समझ में आई होगी। ओके, अब हम बात करेंगे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स की, क्योंकि ये सब चीजें हमें दिखाई तो देती नहीं, तो हमें जो डेटा मिलता है उस डेटा के अकॉर्डिंग और फिर हम अपना प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि उस एटम में, जैसे हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जैसे आयंस की बात कर रहे हैं, तो उस एटम में या उस आयन में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स किस तरह के ऑर्बिट्स में या किस तरह के ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे या कहां पर वो प्रोबेबिलिटी उसकी मिलने की होगी। ठीक है ना? तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे और फिर एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करेंगे, क्योंकि दो पार्ट से मिलकर के बना है एक जो वेव फंक्शन है, वो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। तो सबसे पहले हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व की बात करते हैं कि रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो क्या बताता है। वो सिंपली अगर हम प्लॉट करें वेव फंक्शन को r के रेस्पेक्ट, ठीक है ना, ये हमारे पास में देखो साई है, साई मतलब वेव फंक्शन, और वेव फंक्शन कौन सा वाला? सिर्फ कैपिटल R स्मॉल r के रेस्पेक्टिव जो आ रहा है हमारे पास में रेडियल पार्ट, वो और डिस्टेंस, ये जो r है डिस्टेंस, इनके बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है ना, तो हमें जो ग्राफ मिलते हैं, ये आपको जो ग्राफ मिलेंगे उन्हें आप रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हो। ये जो कर्व हैं ये आपके रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैं, क्योंकि आपके ये किसके बीच में हमने खींचे हुए हैं? वेव फंक्शन और डिस्टेंस r के बीच में हमने इन ग्राफ्स को लिया हुआ है। ठीक है ना?
और अगर आप इन अलग-अलग ग्राफ्स को देखो तो ये देखो ये अलग-अलग ग्राफ्स किस-किस के लिए हैं। तो आप इसमें ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, जिसमें आप देख रहे हो कि जो साई की जो वैल्यू है, जो कैपिटल आर स्मॉल आर की जो वैल्यू है, वो जैसे-जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे ये क्या होता जाता है, कम होता जाता है या डिक्रीज होती जाती है साई की वैल्यू। ये जो साई है, इसकी वैल्यू धीरे-धीरे ये डिक्रीज होती हुई नजर आ रही है। ये जो है आपके पास में 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल, उसके लिए हमने ये ग्राफ देखा। ठीक है, कि शुरू में जब आप न्यूक्लियस से चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी मिलने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो सबसे कम, मतलब सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे डिस्टेंस आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाती। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस ग्राफ को देखें जो कि 2s ऑर्बिटल के लिए है, 2s ऑर्बिटल, इसको अगर हम देखें तो वेव फंक्शन ये जो साई, ये मैंने बार बार नहीं लिखा है, ये वही है साई इक्वल्स टू कैपिटल आर स्मॉल आर। सो इसके बीच में हमने इस ग्राफ को जब प्लॉट किया तो आप ये देखते हो कि वेव फंक्शन की जो वैल्यू है वो आर के साथ धीरे धीरे क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है, और डिक्रीज होते होते ये क्या हो जाएगी, ये 0 से नीचे चली जाएगी, मतलब नेगेटिव में चली जाएगी, और नेगेटिव में जाने के बाद में उसके बाद एक मिनिमम वैल्यू पर पहुंचेगी यहाँ पे, और इस मिनिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद में उसके बाद फिर ये दोबारा से बढ़ना शुरू होती है। ठीक है, और जैसे जैसे ये दोबारा से बढ़ना शुरू होती है और फिर बाद में इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो शुरू में ज्यादा है और उसके बाद में आप धीरे धीरे देखोगे तो ये कम होती जाएगी और फिर बाद में निगेटिव हो जाएगी, तो मिलने की संभावना कम हो जाएगी और उसके बाद दोबारा बढ़ने लगेगी। और इसी तरह से अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये 3s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ है, 3s ऑर्बिटल। इस ग्राफ को अगर आप देखते हो तो यहां पर भी ये जो साई की वैल्यू है, इसमें हमने इस ग्राफ को प्लॉट किया आर के साथ में, और यहां पर आपको एक डिफरेंट तरीके का ग्राफ मिल रहा है कि पहले आर के साथ में जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी ये डिक्रीज होता जाएगा, मिनिमम पर पहुंचेगा, और मिनिमम पर पहुंचने के बाद उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगी, और यहाँ 2s में ये 0 हो जाती थी, उसके बाद में यहाँ 3s में क्या होगा, 0 होने के बाद में फिर ये बढ़ना स्टार्ट होगी यहाँ पे, और फिर बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम पहुंचेगी, और फिर मैक्सिमम के बाद में ये 0 के पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये ग्राफ देखने को मिलता है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 3s ऑर्बिटल। ठीक है ना, और डिस्टेंस के साथ में हमने इसको अलग अलग तरीके से देखा। लेकिन आपको मालूम है कि जो साई है, ये जो साई है, इस साई का कोई भी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जो इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो किसका है, वो है साई स्क्वायर का। ठीक है ना, साई का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन अगर आप साई स्क्वायर लेते हो तो उसका मीनिंग है। ठीक है ना, वो बताता है आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये जो साई स्क्वायर होता है इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो अगर हम साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ खींचें तो कुछ इस तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब इन ग्राफ्स को अगर आप स्टडी करो तो आप यहां पर देखोगे कि ये 1s के लिए हमारे पास में, ये जो है ये 1s के लिए है, 1s ऑर्बिटल। और इसमें अगर आप देखो तो जैसा आपको साई और आर के बीच का ग्राफ था, सेम उसी तरह का ग्राफ आपको यहां पे देखने को मिलता है। ठीक है, कि शुरू में जो वैल्यू है वो साई स्क्वायर की ज्यादा है, और धीरे धीरे आर का डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाता है, आर की वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे वैसे ये जो साई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। ठीक है ना, और उसके बाद आप यहाँ 2s के लिए जब आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि ये वैल्यू सबसे पहले धीरे धीरे कम होती जाएगी आर के साथ में, और फिर कम होने के बाद में ये मिनिमम बिल्कुल पहुंच जाएगी 0, और उसके बाद में फिर ये वैल्यू बढ़ना शुरू होगी और फिर एक मैक्सिमम पर पहुंचेगी और फिर ये वापस आर के पैरेलल हो जाती है। और 3s ऑर्बिटल में अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये 3s के लिए है, ये 2s ऑर्बिटल के लिए है, तो ये लगातार धीरे धीरे कम होती जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, फिर मैक्सिमम होकर के फिर दोबारा से बढ़ना घटना शुरू होगी, फिर 0 पहुंच जाएगी और उसके बाद में फिर दोबारा से बढ़ेगी और फिर ये आर के पैरेलल
हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या बता रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो जैसे जैसे डिस्टेंस के साथ में हम मूव करते जाते हैं वैसे वैसे वो बढ़ती है, घटती है। और s ऑर्बिटल के लिए चाहे वो 1s हो, 2s हो या 3s हो, और जो इसका ये वैल्यू हमेशा जो साई स्क्वायर की आती है वो एक तो ये आती है हमेशा पॉजिटिव में। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव भी हो रही है और यहाँ पर पॉजिटिव भी है, लेकिन अगर आप यहाँ साई स्क्वायर की वैल्यू देखोगे तो हमेशा पॉजिटिव में आती है, वो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आती। वो नेगेटिव क्यों नहीं आती है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप दो नेगेटिव वैल्यूज का स्क्वायर लोगे, ठीक है ना, तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, तो इस वजह से ये वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो ये जो मैंने कहा कि साई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और कई बार आपने क्या पढ़ा है, हमने पहले हमारी जो पिछली कुछ क्लासेस होंगी, जिन क्लासेस में आपने कहा होगा कि सब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जहां पर सबसे ज्यादा होती है उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड एनी इलेक्ट्रॉन, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ठीक है ना, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, क्या ये दोनों एक ही चीज है या दोनों अलग अलग चीज है ना? तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इन ग्राफ्स के बेस पर। तो देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी वो सेम नहीं है। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। ये ग्राफ आप देखो, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी, ये अगर हमारे पास में कोई एक न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ हमारे पास में कुछ शेल्स हैं इस तरह से, और यहां पर आप देखो कि यहाँ पे कुछ चीजें काम आ रही है। क्या काम आ रहा है, एक तो जैसे हम यहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी की जब भी बात होगी तो हमें मास और वॉल्यूम, ठीक है ना, जब डेंसिटी की बात करते हैं तो मास और वॉल्यूम ये हमें यहाँ पर हमेशा देखने को मिलेगा। और अगर हम देखें कि मास क्या होता है, सो मास को हम बोलते हैं कि सब डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होता है मास। ठीक है, ये आप जानते हो। अब अगर डेंसिटी की डेफिनेशन को देखोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम की उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है। ठीक है ना, कि अगर आपने एक कंटेनर लिया, इसका यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर लिया सेम वैसा ही, और इसका यहाँ पे आपने इस वॉल्यूम में जो भी चीज भरी होगी और इस वॉल्यूम में जो भी चीज भरी होगी, तो अगर आप ये इसको यहां तक ले लो तो देखो इसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी तो डेंसिटी कम हो जाएगी। लेकिन इसी चीज को अगर आप क्या करो, सेम मास लिया है मैंने, लेकिन एक आप देखते हो कि जो वॉल्यूम है एक ने ज्यादा कंज्यूम किया हुआ है, एक ने कम वॉल्यूम कंज्यूम किया हुआ है, तो डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ वॉल्यूम की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम यहाँ जाएंगे, उसके बाद में यहाँ जाएंगे, या उसके बाद हम यहाँ जाएंगे और अगले शेल्स पे जाएंगे, तो धीरे धीरे उस एटम का जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और वॉल्यूम इनके प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, अलग है। इसको दूसरा और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ हमने लिया हुआ है, ठीक है, ये जो वैल्यू है, ये जो ग्रीन ग्राफ से आपको दिख रही है, ये वैल्यू है आपके पास में साई स्क्वायर की। साई स्क्वायर, और साई स्क्वायर का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो आप देखोगे जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है ना, उसके मिलने की संभावना इस जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे कम होती जाएगी। अगर आप इस ब्लैक ग्राफ को देखोगे तो ये ब्लैक ग्राफ बता रहा है आपको वॉल्यूम। वॉल्यूम जैसे जैसे आप यहां पर देखो कि आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वॉल्यूम भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, लगातार इंक्रीज होता जा रहा है।
ठीक है, और वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारे पास में वॉल्यूम। और ये जो ग्राफ आपको, ये रेड कलर का ये जो ग्राफ देख रहा है कुछ इस तरीके का, ये क्या है? ये वाला जो ग्राफ है, ये है हमारे पास में प्रोबेबिलिटी कर्व। ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी। तो ये जो ग्राफ है ग्रीन से जो दिखा रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कर्व है, ये जो ग्राफ है ये वॉल्यूम कर्व है, और ये जो रेड ग्राफ है वो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है, और ये हमारे पास में आर बड़ी भी है। तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आप जब देखते हो, ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, इस पर आपको इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है धीरे धीरे जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाने लग जाओगे तो प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और बढ़ते 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 फिर बाद में क्या हो जाएगी, फिर वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये इस तरीके से डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से समझो कि प्रोबेबिलिटी दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, कि वहां पर उस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है और वो वॉल्यूम कितना है। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास में न्यूक्लियस है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी कम होती है, और फिर उसके बाद में ये मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाती है इस पर्टिकुलर जगह पे। ठीक है ना, और ये फर्स्ट शेल है हमारा। ठीक है ना, ये क्लाउड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं होते, बल्कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है, कि यहां यहां इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में ये 1s का क्षेत्र है या रीजन है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये 1s है, यहां से लेकर के यहां। तो वो यहां भी मिल सकता है, यहां भी मिल सकता है, यहां भी, ये इस पूरे रीजन में कहीं पर भी वो मिल सकता है। ठीक है ना, तो हम इस रीजन को छोटे छोटे वॉल्यूम्स में डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन यहां मिला, मैं इसको मान लीजिए कि यहां ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूं कि साहब ये यहां मिला, और अब मैं इतना और डिस्टेंस ले लूं, ये जो दूसरा पॉइंट मैं आपको लगा रहा हूं, तो इसका भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, या इसका भी कोई कुछ, जब यहां ये डिस्टेंस कुछ और है, जो ये छोटा सा डिस्टेंस, इसको हम डी आर मान सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है इसको हम आर मान सकते हैं, और ये जो छोटा सा डिस्टेंस है इसको हम डी आर मान सकते हैं। तो जो वॉल्यूम है, इसके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम आएगा, ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है यहां से यहां तक का, ये कैपिटल वी है, और ये जो छोटे से डी आर का यहां का जो वॉल्यूम है, इसकी वजह से जो वॉल्यूम आएगा वो डीवी आएगा, है ना। तो जो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आएगी, जो हमारे पास में प्रोबेबिलिटी आती है, अब प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। यही बताया ना मैंने, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इस छोटे से पार्ट के लिए जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम है हमारे पास में डीवी। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। अब इसको कुछ दूसरे तरीके से समझो, ये इतना छोटा है एटम, तो आप उसको एक अलग तरीके से समझो। आपने प्याज देखा है ना। अब प्याज क्या होता है, प्याज के अंदर कुछ कंसेंट्रिक वो लेयर्स होती हैं, कि पहले एक छोटा सा, अगर आपने प्याज को छीला हो तो आप इसको देखो कि ऊपर जो है वो बहुत पतली सी लेयर होती है, और वो पतली सी लेयर, उस लेयर को आप हटाओगे, उसके अंदर एक और लेयर मिलेगी, फिर उस लेयर को हटाओगे, एक और लेयर मिलेगी, उस फिर और हटाओगे, उसको और लेयर मिलेगी। तो आप ऐसा मानो कि वो बहुत छोटी छोटी लेयर से मिलकर के बना हुआ है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये कई सारे लेयर्स से मिलकर के बना हुआ है। बहुत सारी लेयर्स इस रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है ना, और उस हर लेयर का जो वॉल्यूम है वो ये है। ठीक है ना, तो ये वॉल्यूम पर आपका डिपेंड कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझ में आ गई कि प्रोबेबिलिटी वो होगी जो कि वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, कि इस पर्टिकुलर एक वॉल्यूम पर, यहां अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर तो कुछ अलग होगी, और यहां इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है तो कुछ अलग होगी। और बाकी पूरा का पूरा जो स्पेस है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको हम ऐसा मान सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं उसके अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये जो वॉल्यूम है 4 पाई आर जो हमने यहां पर दिया था, ये वाला जो वॉल्यूम 4 पाई आर दिया था, लेकिन अगर इसके कंसेंट्रिक सर्कल्स में अगर उसको धीरे 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 डिवाइड कर दें बहुत सारे, तो जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर। वो छोटा सा जो वॉल्यूम है, हमने इसको थोड़ा सा और अगर मैं बड़ा करके बताऊं, तो मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस, ये पहला रीजन है, और ये यहाँ पे ये फर्स्ट 1s, ये पूरा का पूरा 1s है। तो पहला इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिला, पहला इलेक्ट्रॉन मतलब एक बार इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ मिला, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, एक बार यहाँ मिला, ऐसे करके हमने इसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है ना। तो इन छोटी, अब यहाँ मिला, उसके बाद में थोड़ा सा डिस्टेंस हम और आगे की तरफ गए, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ dr से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, छोटे से। फिर और जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते जाएंगे या डिस्टेंस को हम चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे ये dr की वैल्यू को जो भी आप लेना चाहें, जिस भी वॉल्यूम उस पर देखना चाहें डिस्टेंस पर, तो उस तरह से हम देख सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कुल मिलाकर के क्या है, वो ये आ जाती है। ठीक है ना। और ये जो dv की जो वैल्यू है, ये जो स्मॉल dv की जो वैल्यू है, ये स्मॉल dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये यहां पर आप रख दो। इस वैल्यू को आप यहां पर पुट कर सकते हो। तो ये साई स्क्वायर तो है ही, और 4 पाई आर स्क्वायर डॉट डी आर, ये हमारे पास में जो है वो क्या है, वो हमारे पास में है ये dv। ठीक है ना। तो अगर हम अब इस प्रोबेबिलिटी, ये जो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, ये जो प्लॉट है प्रोबेबिलिटी का, वो r का फंक्शन है, और इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बोलते हैं। ठीक है ना। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो कर्व हमने खींचा है, तो आप ये देखो, यहां ये जो कर्व है, ये है हमारे पास में 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर और आर के बीच, ये है आपका रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व। और आप यहां पर देखोगे कि धीरे धीरे जैसे जैसे आर की डिस्टेंस बढ़ती, आर से हम दूर जाते जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, दिस इज प्रोबेबिलिटी। यहां जो हमने देखा था वो क्या थी, वो ये डेंसिटी थी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है ना। और ये जो देखा था वो सिर्फ और सिर्फ साई था, वेव फंक्शन। तो ये हमने वेव फंक्शन और आर के बीच में ग्राफ खींचा था, ये हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था। और ये जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, वो प्लॉट कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी और जो आर है उसके बीच में। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर हम जाते जाएंगे, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, नॉट डेंसिटी, वो बढ़ती जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, और एक समय पर आकर के मैक्सिमम हो जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और फिर उसके बाद में फिर हम और डिस्टेंस दूर जाएंगे न्यूक्लियस से, वैसे वैसे वो प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। दिस इज फॉर 1s। ये 1s ऑर्बिटल के लिए। इसी तरह से अगर हम 2s ऑर्बिटल के लिए देखें, तो 4 पाई आर स्क्वायर और r के बीच में हमने ये ग्राफ प्लॉट किया, और हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो पहले धीरे 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 बढ़ेगी, मैक्सिमम पहुंचेगी, और उसके बाद में फिर घटेगी, मिनिमम पहुंचेगी, और उसके बाद में फिर बढ़ेगी, मैक्सिमम पहुंचेगी, और फिर घटेगी, और फिर यहाँ पर मिनिमम पर आ जाएगी। तो ये 2s ऑर्बिटल के लिए है। और इसी तरह से अगर हम 3s ऑर्बिटल के लिए देखें, तो यहाँ पर आपको इस तरह का ये ग्राफ मिलता है। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर हम 2s ऑर्बिटल के लिए ले रहे हैं, तो 2s ऑर्बिटल में हमें दिखाई बाहर, हम तो हमारा तो ये तो बाहर वाला शेल है, जहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर वाला जो मिल रहा है, ठीक है ना। तो उसके अंदर ये छोटा जो प्रोबेबिलिटी है, ये वाला जो कर्व है, ये जो स्मॉल कर्व है, वो 1s का कर्व है। ठीक है ना। ऐसे ही हम इस 3s में जाएंगे, तो ये जो दो कर्व्स हैं, ठीक है ना, ये अंदर 1s और 2s के लिए है। ठीक है। जैसे कि अगर हम उस प्याज को लें और उस प्याज के अंदर एक कट लगाएं, जैसे आप वाटरमेलन में कट लगाते हो ना,
ये वाटरमेलन लिया और इसके अंदर एक छोटा सा कट लगा करके वो आपको शॉपकीपर निकाल करके देता है कि हाँ भाई देखो अंदर से लाल है या नहीं। तो आप इस तरीके का कट लगाओ इस एटम में, तो वहां पर आप देखोगे कि अगर आप 3s के लिए देखते हो तो इसके अंदर आपको ये दो छोटे कर्व्स जो प्रोबेबिलिटी कर्व हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और इसको समझने के लिए कुछ, जैसे आप पहले तो इसको यहां पर देख लो कि ये जो आपको ब्लैक कलर से हमने ये जो शो किया हुआ है ये क्या है, ये 1s ऑर्बिटल के लिए केवल एक बार ये बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम पहुंचेगा और उसके बाद में ये डिक्रीज हो जाएगा, और ये r है, ये r डिस्टेंस। इस तरह से ये ब्लू जो कर्व आपको दिख रहा है, ये ब्लू कर्व जो है इसमें आप देखो ये बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा, मिनिमम आएगा, उसके बाद में फिर बढ़ेगा, मैक्सिमम पहुंचेगा और फिर ये 0 के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है ना। तो दिस इज फॉर 2s ऑर्बिटल। और ये जो ग्रीन कलर का कर्व दिख रहा है ये आपको मिल रहा है 3s के लिए। इसी तरह से 4s के लिए मिल जाएगा। हम सिर्फ अभी s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। और यहां देखो कि डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इस तरह से आप 1s का जो मैक्सिमम, एक मैक्सिमा, 2s के लिए 2 मैक्सिमा, 3s के लिए 3 मैक्सिमा, और इस तरीके से आगे भी मैक्सिमास जो हैं वो आपको बढ़ते जाएंगे, और इसका जो विस्तार है, इसका जो एक्सटेंट है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। आप यहां पर देख भी पा रहे होगे कि 1s के लिए ये जो डिस्टेंस थी, ये जो विस्तार था ये इतना था, लेकिन 2s के लिए जो विस्तार है इसका ये इतना है, ये फैल रहा है। ठीक है ना। दूसरा एक चीज और आपको देखने को मिलेगी कि जो 1s के लिए जो मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा, और 2s के लिए जब आप देखोगे तो 2s के लिए कुछ इस तरीके से देखोगे, ये है ना। तो ये डिस्टेंस भी फैल रही है। यहां ये देखो कि एक कर्व का जो डिस्टेंस है वो इतना है, जबकि यहां पर जो डिस्टेंस है वो इतना है, तो ये भी फैल रहा है। मतलब इसको आप कुछ इस तरीके से समझो, ये जो मैंने ये जो एक बनाया है, ये इसमें आप ये देखो कि ये जो छोटा सा रेड डॉट है, ये छोटा सा डॉट है, मैंने इसको और एनलार्ज कर दिया, और यहां पर देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, और इसके बाद में ये जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है ये वो जगह है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे कम है। और जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते हैं यहां, वैसे वैसे आप यहां देखोगे कि इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है ना। और बढ़ करके, और जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जब हम ये आगे की तरफ ये मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा यहां बीच में होगी, इस पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद में फिर ये घटने लगता है, और घट करके फिर ये दोबारा कम हो जाता है, और फिर ये धीरे धीरे फिर बढ़ने लगता है, और फिर मैक्सिमम होगा। और फिर आप यहां देखो कि इसकी जो मोटाई है और इसकी जो मोटाई है ये ज्यादा है, हालांकि ये इसमें थोड़ी ज्यादा दिख रही है, बट ये ब्लू वाली जो मोटाई है वो ज्यादा है, और जो ग्रीन वाली ये जो मोटाई है ये और ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये लगातार फैल रहा है। तो इस तरह से ये यहां अगर आप इस 3s में ये देख रहे हो, ये 3s के लिए है, ये 2s के लिए है, और ये 1s के लिए है। तो यहां पर आप देखो कि कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलता है, जो मैंने आपको अभी बताया, ये इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है कि अगर आप इस बड़े वाले को देखना चाह रहे हो इसको, तो इसके अंदर ये छोटे मैक्सिमास और प्रेजेंट हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से किसी एटम में और प्रेजेंट होता है, उसको हमने इस डायग्राम से समझने की कोशिश की है, और हम इसको दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं। अच्छा, ये जो बीच की जो जगह आपको मिल रही थी, ये जो मैंने आपको ये जो व्हाइट वाले जो पोर्शन जितने भी दिख रहे हैं, ये वो है वो नोडल प्लेन्स जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे कम होती है। जीरो नहीं है बट कम होती है। ठीक है ना। ये व्हाइट सर्कल्स आपको ये दिखा रहे हैं कि ये यहां से इस तरीके से बढ़ता है और ये मैक्सिमम पहुंचता है, उसके बाद में फिर वापस घटता है, फिर उसके बाद फिर बढ़ता है, फिर मैक्सिमम पहुंचता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है। तो इस तरह से ये जो व्हाइट पोर्शंस आपको यहाँ ये जो डाउनवर्ड ये जो ग्राफ आ रहा है ये बता रहा है नोडल प्लेन्स को। ठीक है ना।
तो ये रेडियल नोड्स हैं और ये जो एटम का ये जो हमने डायग्राम बनाया है या इसका एक पिक्चर बनाने की कोशिश की है, इसको आप दूसरे तरीके से भी बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि साहब यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ इस तरीके से होती है, जिसको आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर कई बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ये वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। और अगर आप एस ऑर्बिटल के लिए देखोगे तो ये सारे के सारे ये जो डेंसिटी क्लाउड आ रहा है ये स्फेरिकल आएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाओगे किसी भी डायरेक्शन में, चाहे वो एक्स एक्सिस में जाओ, वाई एक्सिस पे जाओ, जेड एक्सिस पे जाओ, किसी भी डायरेक्शन में जाओगे और ये एक्स एक्सिस पर ये हमने ले लिया, वाई एक्सिस पर ये हमने जेड एक्सिस पर। अब देखो यहाँ पर 1s के लिए लेते हैं, सिर्फ 1s के लिए, तो यहाँ पर देखो इस तरीके से धीरे धीरे कम होगा, फिर ये बढ़ेगा, ये ऐसे। अगर आप y एक्सिस पर लोगे तो इस तरीके से y एक्सिस पर भी सेम उसी तरीके से होगा कि ये धीरे धीरे इस तरीके से आएगा। z एक्सिस पर देखोगे तो वो भी इसी तरीके से आएगा कि कम होगा फिर एकदम बढ़ेगा फिर ज्यादा। तो इस तरीके से सभी एक्सिस पर देखोगे तो एक स्फीयर आपको नजर आएगा। तो मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो बीच में सबसे ज्यादा होगी, ठीक है ना, बीच वाला जो पोर्शन है उसमें सबसे ज्यादा होगी। और सभी एक्सिस पर अगर आप इस प्रोबेबिलिटी को देखोगे तो एक स्फीयर आपको इस तरीके का नजर आता है, ठीक है। इसीलिए आप बोलते हो कि जो s ऑर्बिटल है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, ठीक है ना। अगर आप बात करो कि साहब p ऑर्बिटल के लिए, तो ये जो पूरा एक्सरसाइज जो हमने किया है s ऑर्बिटल के लिए, ये सारा का सारा एक्सरसाइज आप वहां p ऑर्बिटल के लिए कर सकते हो कि जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है और जो रेडियल प्रोबेबिलिटी कर्व है वो आप p ऑर्बिटल के लिए भी अप्लाई करो। और p ऑर्बिटल के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपको जो ग्राफ मिलेगा वो सेम उसी तरीके का ग्राफ मिलेगा जिस तरीका का ग्राफ आपको यहाँ s ऑर्बिटल में मिला है, ठीक है ना। ये जो ग्राफ मिला है, तो ये जो ग्राफ मिलेगा, ये जो 1s के लिए मिला था, ये वाला ग्राफ मिलेगा आपको 2p के लिए, ये वाला जो ग्राफ है। और इस तरीके का ग्राफ आपको मिलेगा, ये जो ग्राफ है वो 3p के लिए मिलेगा, जो 2s के लिए इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ है ये आपको किसके लिए मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4p के लिए। तो आप यहां पर देख रहे हो कि सेम तरीके के ग्राफ हमें सेम एक्सरसाइज करने पर मिलते हैं। ऐसे ही आप d के लिए करो, f के लिए करो, सभी के लिए आपको इसी तरीके का ग्राफ मिलता है। मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे पहले 0 होती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर डाउन हो जाती है, अगले वाले ऑर्बिट में